कैसे हो। ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 6 में हमने अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 सुबह पढ़ा था। तो सुबह में हमने रेशमा की सच्ची कहानी पढ़ी थी कि ये कहानी सच्ची है और रेशमा कैसी है, हिम्मत वाली लड़की है और उसको पोलियो की बीमारी हुई है। उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं, वो खुद अपने पैर पर चल नहीं सकती। घर में दिवाली के त्योहार के दिन है, वो अपनी मम्मा को काम में हाथ बटाती है, मदद करती है और वो सब हमने देखा था। फिर माँ को क्या करना था, लड्डू बनाना था। तो लड्डू बनाने के लिए उसको सामान चाहिए था कुछ बाजार से। तो घर पे पिताजी दफ्तर चले गए थे। अपने जो दादा दादी थे वो बुजुर्ग थे, वो बाजार नहीं जा सकते थे। उसका भाई गोलू भी बहुत छोटा था। तो माँ परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, सामान कौन लाएगा, मुझे लड्डू बनाने हैं। तो रेशमा ने तुरंत बोला कि माँ मैं लेके आऊंगी। वहां तक हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, तो आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो माँ क्या बोल रही है कि तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी, रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो माँ पूछ रही है कि बेटा तुम ले आओगी? हमारे घर में भी हमारी मम्मी को आप भी पूछते होंगे कि माँ मैं ले आऊँ, तो आपकी मम्मी भी थोड़ी देर सोचने लगती है कि क्या मैं उसको भेजूँ या ना भेजूँ, कि अकेला जाएगा। तो वैसे ही रेशमा की माँ भी परेशान हो गई कि मैं रेशमा को भेजूँ, क्योंकि वो शारीरिक कमजोर है, उसके पैर भी नहीं चल सकते, तो वो कैसे ले आ गई। तो रेशमा बोलती है कि माँ मैंने आपको पहले भी सामान लेके दिया था, तो आप मुझे जाने दो, मैं लेके आऊंगी। ऐसे दृढ़ता मतलब मजबूत आवाज में रेशमा ने माँ को जवाब दिया। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। माँ क्या बोल रही है कि जाओ तुम लेके आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली दुकान मतलब बाहर, हमारे घर के मोहल्ले के बाहर ही जो दुकान होती है, गली के नाके पे जो दुकान होती है उसको बोलते हैं नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। थोड़ी देर बाद रेशमा सामान लेके घर पे वापस आई और सामान में वो अपने भाई गोलू के लिए भी टॉफी लेके आई थी। टॉफी का मतलब है चॉकलेट, एक प्रकार की चॉकलेट लेके आई थी। तो गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। थोड़े दिन बाद रेशमा का घर दियों से झिलमिलाने लगा, चमकाने लगा, प्रकाश से चमकाने लगा। फिर कुछ ही दिन जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान, सब जगह बस प्रकाश रोशनी ही दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि दीपावली का त्योहार था। क्या जमीन क्या आसमान मतलब सब एक जैसा दिखाई दे रहा था। जमीन और आसमान सब एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है और बुराई पर सच्चाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी जी ने बताया रेशमा और गोलू को कि दीपावली का त्योहार का महत्व क्या है। तो रावण को पराजित करके भगवान ने बुराई पर सच्चाई की जीत हासिल की थी, असत्य पे सत्य की विजय हुई थी।
तो ये दादी जी बता रही है और इसीलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण को पराजित किया था और भगवान राम अयोध्या लौटे थे। उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। तो दीपावली का दिन अमावस्या के दिन आता है। और क्यों मनाया जाता है कि भगवान राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या की प्रजा ने उसको दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था, क्योंकि रावण को पराजित किया था। अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और असत्य पर सत्य का विजय हुआ था। तो इसीलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये सारी कहानी दादा दादी गोलू और रेशमा को सुनाते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे हैं। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। दीपावली का दिन हम भी पूजा करते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, तो उन्होंने भी पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। फिर गोलू ने क्या किया, पटाखे छुड़ाने में, पटाखे जलाने में मग्न हो गया। तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना मतलब तल्लीन हो गए। फिर रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से अचानक से चिंगारी निकलने लगी। रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। वो तो फटाके जला नहीं सकती थी, तो वो कुर्सी पर बैठे बैठे फुलझड़ियाँ जला रही थी। तो रेशमा का ध्यान अचानक से गोलू पे गया। तो गोलू के पीछे एक बुझा हुआ फटाका था, उसमें चिंगारियाँ निकल रही थी। रेशमा ने चिल्लाकर बोला, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे जला हुआ फटाका है, फटाका है। पटाखों में शोर में रेशमा की आवाज दब गई, लेकिन उस दौरान पटाखों का शोर ही इतना था कि रेशमा की आवाज दब गई। गोलू को कुछ सुनाई नहीं दिया। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई, क्योंकि रेशमा की आवाज तो गोलू को सुनाई नहीं दे रही थी। तो रेशमा ने क्या किया कि फटाफट से अपनी कुर्सी को धक्का लगाकर गोलू के पास चली गई और गोलू को फटाक से जोर से धक्का दे दिया और वो भी कुर्सी लेके आगे निकल गई। फिर अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। जो रेशमा ने धक्का दिया था, उसके वजह से गोलू को जलने से रेशमा ने बचा लिया। और गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उसके पीठ पीछे ये सारा हुआ था कि उसके पीठ पीछे फटाका था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था और गोलू को तो पता ही नहीं था। और अचानक से आवाज सुनने के कारण माँ पिताजी भी बाहर दौड़ आए। रेशमा के जो माँ और पिताजी थे वो भी बाहर दौड़ आए कि क्या हुआ अचानक से। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, साथ साथ में रेशमा भी नीचे गिर गई थी और रेशमा नीचे गिरी हुई थी और उस पर कुर्सी पड़ी हुई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। माँ ने बोला कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उसे सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने जो हुआ था वो सारी बात अपनी मम्मी को बताई और घर के सभी सदस्यों ने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना।
देना, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। रेशमा ने बहुत अच्छा काम किया था कि अपने भाई को पटाखे से जलने से बचाया था। तो सभी सदस्यों ने रेशमा की पीठ थपथपाई, उसको शाबाशी दी कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। रोलू अपने खुशी से और मजाक करके बोल रहा था कि दीदी आपने तो आज बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी जान बचाई, और जो आपने जो धमाकेदार जो धक्का दिया था वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिल, जिंदादिल मतलब खुश मिजाज, और बाधा मतलब रुकावट। तो रेशमा के इरादे कैसे थे? पक्के थे, और वो हमेशा जिंदादिल लड़की थी। जिंदादिल मतलब खुश मिजाजी लड़की थी। वो अपनी कमी को, वो अपने जो इरादे थे उसके आगे आना नहीं देती थी, और वो अपनी जिंदगी खुश मिजाज से जी रही थी। सब उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। हर रोज रेशमा अपने काम कैसे करती है? नए इरादे के साथ और हिम्मत के साथ करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में से हमें ये क्या सीख मिलती है कि रेशमा भले शारीरिक रूप से कमजोर थी, कम थी, उसके पैर बेजान हो गए थे, पोलियो की बीमारी थी, लेकिन उसके जो इरादे थे वो पक्के थे। वो उसके मन में हिम्मत थी, मजबूत थी और जिंदादिल लड़की थी। तो हमें भी भले हमारे कुछ लोगों में शारीरिक कमी हो, लेकिन हमें मन से मजबूत होना चाहिए, हमारे इरादे पक्के होने चाहिए। अब जो हमारे इरादे पक्के होंगे तो हम सारे काम आसानी से कर पाएंगे। तो हमें विद्यार्थी मित्रों मन से मजबूत होना चाहिए। तो ये पाठ में से हमें सीख मिल रही है, और आज भी ये रेशमा जिंदादिली और खुश मिजाज से अपना जीवन जी रही है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 सुबह खत्म होता है, और अब हम आगे के वीडियो में अगला देखेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, बाय बाय, थैंक यू।